हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। टॉपिक है ओम्स लॉ। देखिए ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ इट स्टेट दैट द potential difference across a conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor। देखिए ये है ओम्स लॉ की स्टेटमेंट। इट स्टेट दैट पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं कैपिटल वी, पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल आई से, आई फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। देखिए क्या कहता है, मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है, ये थोड़ी देर के लिए समझते हैं। ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर कहने का मतलब क्या है, ये वायर है हमारे पास और कुछ नहीं है। गोल गोल जो वायर होती है ना, वो वायर है हमारे पास। देखिए इस कंडक्टर का ये जो होता है, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जहां से करंट पास होता है जिस वायर में से, दैट इज ए बोले तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया वो होता है जिस एरिया में से करंट पास होता है, ठीक है। और इस कंडक्टर की ये क्या है आपके पास, लेंथ, एल इज द लेंथ। अगर क्या करते हैं हम लोग, इस कंडक्टर को किसी वोल्टेज या किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, किसी बैटरी के साथ। ये बैटरी है, ये देखिए ये 3 सेल, यानी कि 1 2 और 3 सेल, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये नेगेटिव टर्मिनल। जहाँ पे बड़ा डंडा तो वहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, और जहाँ पे छोटा तो वहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल। और बीच में क्या करते हैं, एक प्लग की लगा देते हैं हम लोग की, क्लोज की। ये की है, ये क्या है, बैटरी है जिसको बी से डिनोट कर रहा हूँ मैं। ये बैटरी है, ये की है। जैसे ही आप प्लग ऑन करते हैं, यानी कि बटन ऑन करते हैं, तो इसमें से करंट, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से आई करंट निकलता है। देखो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, ठीक है। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आई करंट निकला, तो कंडक्टर में आई करंट गया। जैसे इसके अंदर करंट जाएगा तो इसका पोटेंशियल मान लेते हैं आपके पास वी है। इस कंडक्टर का पोटेंशियल क्या होता है आपके पास, वी है। अब देखो ओम्स लॉ क्या कहता है हमें, कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। आप जितना करंट बढ़ाएंगे उतना इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं यहां से, V इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट लग जाता है RI। जैसे ही आप ये प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो ये R बन जाता है। ये R और कुछ नहीं होता, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस होता है क्या, इसके बारे में भी जानते हैं क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर which oppose the flow of current through the कंडक्टर। देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है आपके पास, एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, जो इसके अंदर जो करंट फ्लो को रोकती है, यानी करंट को रोकने का काम करती है। उस प्रॉपर्टी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। अक्रॉस मतलब देखो एक कंडक्टर बना है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल, यानी इस बैटरी का पोटेंशियल, अगर मान लो मैं V की बात करूं, पोटेंशियल V है, तो अक्रॉस द कंडक्टर पोटेंशियल V है मान लिया, तो वो डायरेक्ट
प्रोपोर्शनल होगा करंट के। आप जितना करंट बढ़ाएंगे, मींस क्या है आपके पास, अगर आप आई को इंक्रीज करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, अब जैसे जैसे ये दोनों चीजें बढ़ेंगी तो इसको मैथमेटिकली मैं ऐसे लिख सकता हूँ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और जैसे ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लग जाता है R, जिसका नाम क्या है, रेजिस्टेंस। सो V इज इक्वल टू RI। नॉर्मली अगर मैं कहूँ तो ओम्स लॉ को बोला जाता है V इज इक्वल टू RI, वेयर R इज द रेजिस्टेंस। एंड रेजिस्टेंस क्या है, किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को रोक दे, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, और अगर यहां से अगर मैं रेजिस्टेंस की SI यूनिट की बात करूं, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है उसको बोलते हैं हम लोग ओम। क्या बोलते हैं, ओम। और इसका सिंबल होता है ऐसे, ये ओम। ओम इसकी SI यूनिट है, क्योंकि ये ओम साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए ओम्स के नाम से इसकी SI यूनिट बनी ओम्स। रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या है, ओम। और अगर यहां से मैं रेजिस्टेंस निकालूं तो क्या बन जाएगा, R इज इक्वल टू, देखो V है, ये I इसके डिवाइड में आ जाएगा, V बाय में I। और देखो अगर इस फॉर्मूले से इसकी यूनिट निकाली जाए तो V पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होती है, वोल्ट, और I की क्या होती है, एम्पियर, करंट, एम्पियर। तो ये क्या बन जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर। तो SI यूनिट ओम भी बोल सकते हैं और वोल्ट पर एम्पियर भी बोल सकते हैं, ये दोनों ही SI यूनिट मानी जाएंगी रेजिस्टेंस की। अब देखिए, जब तक, देखिए ये आपके पास ओम्स लॉ होता है, लेकिन ओम्स लॉ में जब तक आप एक ग्राफ ड्रॉ ना करें, एक VI ग्राफ होता है, VI ग्राफ, VI ग्राफ, ये VI ग्राफ क्या कहता है, देखिए ये V और I के बीच में एक ग्राफ बनता है। मान लो यहाँ पे आपने V लिया, यहाँ पे आपने I लिया, एज विश आप I वहां ले सकते हो V। तो इन दोनों के बीच में जैसे जैसे आप I बढ़ाओगे वैसे वैसे आपके पास V बढ़ता जाएगा। यानी कि देखो I मान लो आपके पास 2 एम्पियर है तो बेटा वोल्टेज भी 2 एम्पियर है। ऐसे ऐसे आपके पास एक चीज को बढ़ाओ, दूसरी भी बारी बारी साथ साथ बढ़ रही है। देखिए यहाँ पे I मान लो 3 एम्पियर हो गया तो वोल्टेज भी 3 होगी। ऐसे मतलब बार बार एक चीज को बढ़ाओ दूसरी अपने आप से बढ़ जाए, ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसको ऐसे शो करते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये है ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ क्या होता है, आपके पास एक कंडक्टर के अक्रॉस अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो, कुछ ना कुछ बैटरी या वोल्टेज लगा रहे हो, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के। तो करंट जितना ज्यादा होगा उतनी ही वोल्टेज होगी। ओके, ठीक है। अभी देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक पे। एक टर्म आई इसके अंदर रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है, ओके चलिए इसको भी देखते हैं। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। यानी किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है। देखिए अभी मैं थोड़ी देर के लिए बात करूं तो ये कंडक्टर की मैं फिर से बनाता हूं, जैसे पहले बनाई थी हमने। ये कंडक्टर है, ठीक है, ये इस कंडक्टर की क्या है आपके पास, लेंथ है। ये क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसमें से करंट पास होता है। ये नहीं कहने का मतलब ये वायर है, ऐसे गोल गोल वाली ये वायर है, यहां से करंट निकल रहा है और ये इसकी लेंथ है लंबी। तो बेटा ये क्या बन गया इसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज ए। अब देखो जो रेजिस्टेंस होता है, पहला क्या बेटा आपके पास, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the length of conductor। अब पहला पॉइंट क्या कहता है कि जो रेजिस्टेंस है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है L। यानी कि जितनी लंबी वायर होगी, जितना लंबा तार होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा अगर आप लेंथ बढ़ाते हो वायर की लेंथ छोटी होगी तो रेजिस्टेंस कम होएगा, और लेंथ की कंडक्टर की अगर वायर की अगर लेंथ छोटी होगी तो रेजिस्टेंस कम होएगा, और बड़ी होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दैट मींस यार रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। यानी कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और लेंथ घटाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। पहला, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, इसको कंसीडर कर लीजिए आप लोग। दूसरी चीज क्या है, रेजिस्टेंस
is inversely proportional to the area of cross section. area of क्रॉस सेक्शन। अब देखिए ये क्या कहता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कैसे देखो, मान लीजिए आपके पास R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली होता है 1/a, यानी कि देखो अब कहने का मतलब क्या है, अगर देखो यहाँ इस कंसेप्ट में क्या है, अगर आप लेंथ को इंक्रीज करते हो, ये एरो ऊपर की तरफ क्या इंक्रीज कर रहे हैं, तो दैट मींस रेजिस्टेंस भी आपके पास इंक्रीज करेगा। अगर लेंथ इंक्रीज करे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। लेकिन देखो इसमें उल्टा है, अगर आप एरिया को इंक्रीज करते हो तो आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब देखो कहने का मतलब क्या है, देखो आपको ये दिख रहा होगा, अगर मैं इसकी लेंथ को बड़ा कर दूं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। लेकिन देखो जैसे ही आप इसका एरिया थोड़ा सा बढ़ा देते हो, ये पतली पाइप है, मैं थोड़ी सी मतलब वायर है, इसको थोड़ी सी मोटी वायर ले लूं मैं, ये जैसे मैंने कि मोटी वायर ली, अब देखो आपको नहीं लगता है इसमें से करंट कम पास होगा, इसमें से ज्यादा होगा, क्योंकि वायर मोटी होगी। तो जैसे ही एरिया बढ़ाओगे तो आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस घटेगा। रेजिस्टेंस यानी कि देखो कहने का मतलब क्या है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप एरिया बढ़ा लेते हो, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर वायर का या कंडक्टर का बढ़ा लेते हो तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम होएगा तो करंट क्या बेटा बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा करंट कम होएगा, और अगर रेजिस्टेंस अगर आप कम कर रहे हो तो आपके पास क्या है, करंट बढ़ रहा है, और अगर रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे तो करंट क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो ये दो फैक्टर आपके पास, एक तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, और एक रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। एक तीसरा पॉइंट और भी है, टेम्परेचर, लेकिन ये आपके 10th लेवल में नहीं पढ़ा जाता इतना। टेम्परेचर पे क्या होता है ये भी बता देता हूं मैं आपको। जो रेजिस्टेंस होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अगर आप किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है साथ साथ। ठीक है, ये तीसरा फैक्टर है। लेकिन देखिए अगर ये इक्वेशन 2 मान लूं मैं, ऊपर वाली इक्वेशन 1 थी, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा कर दूं, देखना ध्यान से, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा करूं तो ये बन जाएगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो जो L था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और A क्या है आपके पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। लेकिन जैसे आप यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है, दैट इज रो, L/A, इसका नाम होता है रो, RHO रो। ठीक है, और इसका अगर मैं ये इसको सिंबल को बोलते हैं रो, और इसका नाम होता है रेजिस्टिविटी। क्या होता है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, और इसका दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टिविटी क्या होती है, देखो ध्यान से, अगर मैं यहां से रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालूं तो ये क्या बन जाएगी, RA में L। कैसे, देखो ये A इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में RA हो जाएगा, ये जो L मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बन गया RA में L। ठीक है, अगर मैं इस रेजिस्टिविटी को डिफाइन करूं थोड़ी देर के लिए तो क्या होती है रेजिस्टिविटी, देखिए अब आपके पास क्या होती है, अगर इफ मैं बोलूं जो एरिया किसी कंडक्टर का अगर वो 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, 1 मीटर स्क्वायर, और जो लेंथ है वो 1 मीटर हो जाए किसी भी कंडक्टर की, मान लो इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो 1 मीटर हो जाए, और जो एरिया वो 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा, रो इज इक्वल टू R इंटू में 1/1, क्योंकि देखो एरिया का भी 1 आया और मीटर लेंथ का भी 1 आया, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R आ जाएगा। देखिए कि स्पेशल केस बन गया, यानी कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, एक तरह से रेजिस्टेंस ही होता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को रोकता है, तो ये भी करंट को ही रोकती है। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, थोड़ा सा इसको रिवाइज करके देखना। रेजिस्टिविटी को अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या बन जाएगी, देखिए रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू its resistance, its resistance if the length of conductor
लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 यूनिट या 1 मीटर स्क्वायर लिख सकते हो आप, 1 मीटर स्क्वायर एंड सॉरी लेंथ 1 मीटर, सॉरी बेटा लेंथ है तो 1 मीटर एंड एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। तो देखो यानी कि किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी, लेकिन कब, जब हम लोग कंडक्टर की जो लेंथ है वो 1 मीटर ले ले और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1 मीटर स्क्वायर ले ले, तो यही चीज आपके पास रेजिस्टेंस के इक्वल बन जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी और कुछ नहीं है, रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस ही है। यानी कि कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी जो करंट को रोकती है रेजिस्टेंस ही है, लेकिन एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया में आती है, मींस क्या है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। यानी कि कंडक्टर की जब लेंथ आपके पास कितनी बन जाए 1 मीटर और जो एरिया क्रॉस सेक्शन हो क्या बन जाए 1 मीटर स्क्वायर, तो उस केस में रेजिस्टेंस को ही हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ओके, अब देखिए एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। अब देखो यहां से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपको मिल गया, क्या था रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, रो इज इक्वल टू आर ए बाय में एल। अब देखो इसकी एसआई यूनिट निकालें, देखो रेजिस्टेंस की क्या होती है ओम, एरिया की क्या होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की क्या होती है मीटर। तो आप चाहें तो यहां से क्या देखो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो आपके पास क्या आएगा ओम मीटर। यानी कि जो रेजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट है वो क्या आ जाएगी ओम मीटर आ जाएगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ओम मीटर। ओके, आई थिंक समझ आया होगा आपको, ये था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हमने क्या चीजें पढ़ी, ओम्स लॉ पढ़ा, उसके बाद रेजिस्टेंस पढ़ा, फिर रेजिस्टिविटी पढ़ी, और उसके साथ साथ फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो आई थिंक समझ आया होगा आपको। थैंक यू, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।